आज हम अल्जाइमर बीमारी की संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अल्जाइमर की बीमारी में मानसिक कार्यकलाप में धीरे धीरे पतन होता है, जो कि मस्तिष्क के ऊतक का क्षरण बताता है, जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। बीटा एमाइलॉइड नामक एक असामान्य प्रोटीन का संचय और न्यूरोफाइब्रिलरी गुत्थियों का विकसित होना शामिल है। हाल ही की घटनाओं को भूल जाना इसका एक प्रारंभिक संकेत है। इसके बाद बढ़ता भ्रम, अन्य मानसिक कार्यों में हानि और भाषा का उपयोग करने और समझने और दैनिक कार्यों को करने में समस्या होती है। ये लक्षण इस कदर बढ़ जाते हैं कि लोग काम नहीं कर पाते हैं, जिससे वे दूसरों पर पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं। डॉक्टरों का निदान लक्षणों और शारीरिक जांच, मानसिक स्थिति की जांच, ब्लड टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट के परिणामों पर आधारित होता है। इलाज में जहां तक संभव हो लंबे समय तक प्रकार्य करने की रणनीति शामिल होती है और इसमें ऐसी दवाएं शामिल हो सकती हैं जो बीमारी में होने वाली प्रगति को धीमा कर सकती है। लोगों की जिंदगी कितनी होती है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन मृत्यु औसतन निदान किए जाने के लगभग 7 वर्षों के बाद होती है। अल्जाइमर की बीमारी एक प्रकार की डिमेंशिया है जो याददाश्त, सोच, निर्णय और सीखने की क्षमता सहित मानसिक कार्यकलाप में धीमी उत्तरोत्तर गिरावट है। डिमेंशिया से पीड़ित 60 से 80% बुजुर्गों में अल्जाइमर बीमारी इसी कारण होती है। 65 से कम उम्र के लोगों में ये बहुत ही कम देखा जाता है। बढ़ती उम्र के साथ यह और भी ज्यादा सामान्य हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 65 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के अनुमानित 10% लोग अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित होते हैं। उम्र के साथ अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित लोगों का प्रतिशत बढ़ता है। अल्जाइमर की बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कहीं ज्यादा प्रभावित करती है, पर आंशिक रूप से क्योंकि महिलाएं ज्यादा समय तक जीवित रहती हैं। जैसे जैसे बुजुर्गों का अनुपात बढ़ता है, अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या उतनी ही ज्यादा बढ़ने की उम्मीद की जाती है। अल्जाइमर की बीमारी के क्या कारण हैं? अल्जाइमर रोग का कोई कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन आनुवंशिक कारक एक भूमिका निभाते हैं। लगभग 5 से 15% मामले आनुवंशिक होते हैं। हो सकता है इसमें कई विशिष्ट जीन संबंधी असामान्यताएं शामिल हो। इनमें से कुछ असामान्यताएं तब विरासत में मिल सकती हैं जब सिर्फ माता या सिर्फ पिता में यह असामान्य जीन होता है, यानी इसमें असामान्य जीन प्रमुख है। प्रभावित माता पिता में प्रत्येक बच्चे को असामान्य जीन पास करने की 50% संभावना होती है। इनमें से लगभग आधे बच्चों में 65 वर्ष की आयु से पहले अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है। अधिकतर दूसरे मामलों में कोई एक जीन हावी नहीं होता, बल्कि दूसरे जीन अल्जाइमर रोग होने के जोखिम को प्रभावित करते हैं। एक जीन असामान्यता एपोलिपोप्रोटीन को प्रभावित करती है, कुछ लिपोप्रोटीन्स का प्रोटीन हिस्सा जो रक्त प्रवाह के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करता है। एपो ए 3 प्रकार के होते हैं। एप्सिलॉन 4 प्रकार वाले लोग अल्जाइमर रोग को अन्य लोगों की तुलना में अधिक सामान्य रूप से और कम उम्र में विकसित करते हैं। एप्सिलॉन 2 इसके विपरीत लगता है। एप्सिलॉन 2 प्रकार वाले लोग अल्जाइमर की बीमारी से सुरक्षित होते हैं। एप्सिलॉन 3 प्रकार वाले लोग ना तो इस बीमारी से सुरक्षित होते हैं और ना ही इनमें इस बीमारी के होने की संभावना बढ़ती है। हालांकि एपोई प्रकार में आनुवंशिक जांच ये निर्धारित नहीं कर सकती है कि एक विशिष्ट व्यक्ति में अल्जाइमर की बीमारी विकसित होगी या नहीं, इसलिए ये टेस्ट नियमित रूप से अनुशंसित नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल का स्तर और धूम्रपान जैसे जोखिम कारक अल्जाइमर की बीमारी के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इन जोखिम कारकों का इलाज अधेड़ उम्र में ही करने से बुढ़ापे में मानसिक पतन का खतरा कम हो सकता है। मस्तिष्क में परिवर्तन। अल्जाइमर बीमारी में मस्तिष्क के हिस्से में खराबी आ जाती है। ये तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट कर देती है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरोट्रांसमीटर के बीच संकेतों को प्रसारित करने वाले कई रासायनिक संदेशवाहकों की प्रतिक्रिया कम हो जाती है। एसिटिलकोलिन का स्तर कम हो जाता है। यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो याददाश्त, सीखने और एकाग्रता में मदद करता है। अल्जाइमर बीमारी के कारण मस्तिष्क के ऊतक में इस तरह की असामान्यताएं देखने को मिलती है। बीटा एमाइलॉइड का जमाव। बीटा एमाइलॉइड एक असामान्य अघुलनशील प्रोटीन होता है। उसका संचय होने लगता है जो कोशिकाओं के संसाधित न कर पाने और हटाए जाने में असमर्थ होने के कारण जमा होता है। न्यूरेटिक सेनाइल प्लाक। बीटा एमाइलॉइड के नाभिक क्षेत्र के चारों ओर मृत तंत्रिका कोशिकाओं के समूह। न्यूरोफाइब्रिलरी गुत्थियां। तंत्रिका कोशिका में अघुलनशील प्रोटीनों के घुमावदार रेशे।
टाउ के स्तर में वृद्धि एक असामान्य प्रोटीन जो न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स और बीटा एमाइलॉइड का एक घटक है। उम्र बढ़ने के साथ सभी लोगों में कुछ हद तक ऐसी असामान्यताएं आती हैं, लेकिन अल्जाइमर के मरीजों में ये अधिक होती है। डॉक्टरों को यकीन नहीं है कि मस्तिष्क के ऊतक में असामान्यताएं अल्जाइमर बीमारी का कारण बनती हैं या किसी अन्य समस्या का परिणाम है, जिसके कारण डिमेंशिया और मस्तिष्क के ऊतक में दोनों किस्म की असामान्यताएं पैदा होती है। शोधकर्ताओं ने ये भी पाया है कि अल्जाइमर बीमारी में असामान्य प्रोटीन बीटा एमाइलॉइड और टाउ प्राइयन बीमारी में पाए जाने वाले असामान्य प्रोटीन के ही समान है, यानी वे गलत तरीके से मुड़ जाते हैं और अन्य प्रोटीनों को भी गलत तरीके से मुड़ने का कारण बनते हैं, जिससे बीमारी में इजाफा होता रहता है। सूजन भी अल्जाइमर बीमारी को विकसित होने में योगदान कर सकता है। अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित लोगों के दिमाग में सूजन देखी गई है। क्या आप जानते हैं, उम्र बढ़ने के साथ अल्जाइमर बीमारी की विशेषता के तहत कुछ किस्म के मस्तिष्क विकार सभी में विकसित होते हैं। अल्जाइमर बीमारी के लक्षण। अल्जाइमर बीमारी अन्य डिमेंशिया जैसे कई लक्षणों का कारण बनता है जो इस तरह के होते हैं: याददाश्त जाना, भाषा का इस्तेमाल करने में दिक्कत, व्यक्तित्व में परिवर्तन, भटकाव, सामान्य रोजमर्रा के कामों को करने में समस्या, विघटनकारी या अनुचित व्यवहार। हालांकि अल्जाइमर बीमारी भी अन्य किस्म के डिमेंशिया से अलग होता है। मिसाल के तौर पर, हाल की याददाश्त आमतौर पर दूसरे किस्म के मानसिक कार्यकलापों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। हालांकि लक्षणों के प्रकट होने का समय अलग अलग होता है, लेकिन उन्हें प्रारंभिक, मध्यवर्ती या देर से होने वाले लक्षणों के रूप में वर्गीकृत करने से प्रभावित लोगों, परिजनों और अन्य देखभाल करने वालों को कितनी उम्मीद बाकी है इसका पता चल जाता है। अल्जाइमर रोग में व्यक्तित्व परिवर्तन और विघटनकारी व्यवहार जल्दी या देर से विकसित हो सकते हैं। अल्जाइमर बीमारी की शुरुआती अवस्था। अल्जाइमर बीमारी के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं, इसलिए कुछ समय के लिए बहुत सारे लोग अल्जाइमर से पहले जिन चीजों का आनंद लेते थे, बाद में भी इसका आनंद लेना जारी रखते हैं। इसी कारण ये बढ़ता रहता है। लक्षण आमतौर पर बहुत ही सूक्ष्म रूप से शुरू होते हैं। जिन लोगों को काम करते रहने के दौरान बीमारी शुरू हो जाती है, वे अपनी नौकरी में उतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते। जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं और बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हैं, उनमें आने वाला बदलाव हो सकता है। पहला और सबसे स्पष्ट लक्षण इस तरह हो सकता है: हाल ही की घटनाओं को भूलना, क्योंकि नई यादों का बनाना मुश्किल होता है। कभी कभी व्यक्तित्व में बदलाव हो सकता है। लोग भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया विहीन हो जाएं, डिप्रेशन के शिकार हो जाएं, या असामान्य रूप से भयभीत या चिंतित हो सकते हैं। बीमारी के शुरुआती चरणों में लोग बेहतर तरीके से निर्णय लेने और अमूर्त रूप से सोचने में असमर्थ हो जाते हैं। हो सकता है बातचीत करने का पैटर्न थोड़ा बहुत बदल जाए। लोग किसी खास शब्द के बजाय सरल शब्द, आम शब्द या कई शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हो सकता है शब्दों का गलत इस्तेमाल करने लगे। वे सही शब्द नहीं ढूंढ पाते हैं। अल्जाइमर से पीड़ित लोगों को दृश्य और श्रव्य संकेतों की व्याख्या करने में कठिनाई होती है। इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है कि वे भटक जाएं और भ्रमित भी हो जाएं। इस तरह के भटकाव के कारण कार चलाना मुश्किल हो सकता है। दुकान की ओर जाते हुए वे कहीं इधर उधर जा सकते हैं। हो सकता है ऐसे लोग सामाजिक रूप से कार्य करने में सक्षम हो, लेकिन व्यवहार असामान्य हो सकता है। मिसाल के तौर पर, हो सकता है हाल ही में आए किसी व्यक्ति का नाम वे भूल जाएं और उनकी भावनाएं अप्रत्याशित रूप से और तेजी से बदल सकती है। अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित बहुत सारे लोगों को अक्सर अनिद्रा की समस्या होती है। उन्हें सोने में बेचैनी की वजह से नींद न आना और नींद में सोए रहने में समस्या होती है। कुछ लोग तो दिन और रात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित कई लोगों में किसी न किसी समय व्यवहार जनित मानसिक विकार या भ्रम या पैरानोइया विकसित होता है। अल्जाइमर बीमारी में आगे चलकर बाद में क्या हो सकता है? जैसे जैसे अल्जाइमर बीमारी बढ़ती जाती है, लोगों को अतीत की घटनाओं को याद करने में दिक्कत होने लगती है। वे दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम भूलने लगते हैं। हो सकता है उन्हें खाने, कपड़े पहनने, नहाने और टॉयलेट जाने के लिए किसी की मदद की जरूरत होने लगे। समय और स्थान की समझ नहीं रह जाती है। अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित लोग हो सकता है घर में ही टॉयलेट जाते हुए रास्ते को भूल जाए, कहीं खो जाए। उनमें बढ़ता भ्रम उनके कहीं भटक जाने और गिरने का खतरा पैदा करता है। विघटनकारी या अनुचित व्यवहार जैसे भटकना, उत्तेजित होना, चिड़चिड़ापन, शत्रुता और शारीरिक आक्रामकता आम है। अंत में अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित लोग ना तो चल पाते हैं और ना ही अपनी निजी जरूरतों का ध्यान रख पाते हैं।
हो सकता है वे असंयमी हो जाएं और निगलने, खाने या बोलने में भी असमर्थ हो जाएं। इन परिवर्तनों के कारण उन्हें कुपोषण, निमोनिया और प्रेशर सोर, बेड सोर का खतरा बढ़ जाता है। याददाश्त पूरी तरह से चली जाती है। अंततः कोमा और मृत्यु अक्सर संक्रमण के कारण होती है। अल्जाइमर बीमारी में व्यवहार जनित विकार। चूंकि लोग अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में कम ही सक्षम होते हैं, इसलिए वे कभी कभी अनुचित या विघटनकारी, उदाहरण के लिए चिल्लाना, फेंकना, मारना या भटकना जैसे काम करते हैं। ऐसे काम को व्यवहार संबंधी विकार कहते हैं। अल्जाइमर बीमारी के कई प्रभाव इस व्यवहार में योगदान करते हैं। चूंकि अल्जाइमर के मरीज यथोचित व्यवहार के नियम भूल जाते हैं, इसलिए वे सामाजिक रूप से हो सकता है अनुचित तरीकों से कार्य करें। जब गर्मी होती है तो हो सकता है पब्लिक में कपड़े उतार दें। यौन लालसा को पूरा करने के लिए वे आतुर हो सकते हैं। बात क्या अश्लील बातों पर ज्यादा ध्यान देना। चूंकि वे जो देखते हैं और सुनते हैं उन्हें समझने में कठिनाई होती है, इसलिए हो सकता है मदद के लिए आगे आने वाले को वे गलती से खतरा समझ ले और भड़क जाए। मिसाल के तौर पर, जब कोई उन्हें कपड़े उतारने में मदद करने की कोशिश करता है, तो हो सकता है वे इसे हमला समझ ले और खुद को बचाने की कोशिश करें। किसी को भी चोट पहुंचाकर कुछ समय के लिए याददाश्त चले जाने के कारण उन्हें क्या बताया गया है या उन्होंने क्या किया है वे कुछ भी याद नहीं रख पाते। वे सवालों और बातचीत को दोहराते रहते हैं। लगातार उन पर ध्यान दिया जाए या वे खाने पीने की चीजों की मांग करते हैं जो उन्हें पहले ही दिया जा चुका है। वे जो चाहते हैं, जब उन्हें वह नहीं मिलता तो हो सकता है वे उत्तेजित और परेशान हो जाएं। चूंकि अपनी जरूरतों को वे साफ साफ या एकदम से नहीं बता पाते हैं, इसलिए हो सकता है वे दर्द में चिल्लाएं या अकेले में भयभीत होकर विचलित हो जाएं। नींद न आने पर हो सकता है वे विचलित हो जाएं, चिल्लाएं या मदद के लिए बुलाएं। किसी व्यवहार विशेष को विघटनकारी माना जाता है या नहीं, ये कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें देखभाल करने वाला कितना सहनशील है और अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति किस तरह की स्थिति में रह रहा है शामिल है। अल्जाइमर बीमारी की प्रगति। इसमें प्रगति अप्रत्याशित होती है। औसतन निदान के बाद लोग लगभग 7 साल रहते हैं। अल्जाइमर बीमारी वाले अधिकांश लोग जो अब चल नहीं सकते हैं, वे 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रहते हैं। बहरहाल इनकी जिंदगी कितनी लंबी होती है ये व्यापक रूप से बहुत चीजों पर निर्भर है। अल्जाइमर बीमारी का निदान। एक डॉक्टर का मूल्यांकन। मानसिक स्थिति की जांच। आमतौर पर अन्य कारणों का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट किए जाते हैं। अल्जाइमर बीमारी का निदान अन्य डिमेंशिया के समान ही होता है। डॉक्टरों को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या किसी व्यक्ति को डिमेंशिया है और यदि हाँ, तो क्या डिमेंशिया अल्जाइमर रोग है। डॉक्टर आमतौर पर अल्जाइमर बीमारी का निदान इस आधार पर कर सकते हैं। लक्षण व्यक्ति और परिजनों या अन्य देखरेख करने वालों से प्रश्न पूछकर पहचाने जाते हैं। शारीरिक जांच के परिणाम। मानसिक स्थिति की जांच के परिणाम। अतिरिक्त जांच के परिणाम जैसे ब्लड टेस्ट, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी या मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग (MRI). डिमेंशिया का निदान। मानसिक स्थिति की जांच, जिसमें सरल प्रश्न और कार्य होते हैं जो डॉक्टरों को यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि व्यक्ति में डिमेंशिया है या नहीं। कभी कभी अधिक विस्तृत न्यूरोसाइकोलॉजिक जांच की भी जरूरत होती है। ये टेस्ट मनोदशा सहित मानसिक कार्यकलाप के सभी मुख्य क्षेत्रों को कवर करता है और इसमें आमतौर पर 1 से 3 घंटे तक का समय लगता है। ये जांच डॉक्टरों को डिमेंशिया को अन्य बीमारियों से अलग करने में मदद करता है जो इसी तरह के लक्षण पैदा कर सकती हैं, जैसे कि उम्र से जुड़ी याददाश्त में कमी, मामूली संज्ञानात्मक पतन और डिप्रेशन। उपरोक्त स्रोतों से मिली जानकारी आमतौर पर लक्षणों के कारण के रूप में डेलिरियम को बाहर करने में डॉक्टरों की मदद कर सकती है। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि डिमेंशिया के विपरीत डेलिरियम का जल्द से जल्द इलाज किए जाने पर यह अक्सर ठीक हो जाता है। दोनों के बीच अंतर इस तरह हो सकते हैं। डिमेंशिया मुख्य रूप से याददाश्त को प्रभावित करता है और डेलिरियम मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करने को प्रभावित करता है। डिमेंशिया आमतौर पर धीरे धीरे शुरू होता है और इसका कोई निश्चित शुरुआती बिंदु नहीं होता है। डेलिरियम अचानक शुरू होता है और अक्सर इसकी शुरुआत एक निश्चित बिंदु होती है। आमतौर पर सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य लक्षण विशेष रूप से शुरुआत में हाल की घटनाओं को भूलना या नई यादें बनाने में असमर्थ होना होता है। याददाश्त और अन्य मानसिक कार्यकलाप धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं और बिगड़ते जा रहे हैं। डिमेंशिया 40 वर्ष की आयु के बाद शुरू हुआ हो और आमतौर पर 65 वर्ष की आयु के बाद। डॉक्टरों ने अन्य मस्तिष्क विकारों जैसे मस्तिष्क ट्यूमर या आघात को अलग रखा है जो हो सकता है समस्याओं का कारण हो।
कुछ लक्षण डॉक्टरों को अल्जाइमर की बीमारी को अन्य डिमेंशिया से अलग करने में मदद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर विजुअल हेलुसिनेशन, किसी चीज या लोगों को देखना जो वहां नहीं है, ज्यादा आम है और अल्जाइमर बीमारी की तुलना में लेवी बॉडीज वाले डिमेंशिया में पहले होता है। इसके अलावा अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित लोग अक्सर दूसरे किस्म के डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की तुलना में बेहतर तौर पर सलीकेदार और साफ सुथरे होते हैं। अतिरिक्त जांच से प्राप्त जानकारी डॉक्टरों को अल्जाइमर बीमारी का निदान करने और दूसरे किस्म के डिमेंशिया के कारणों को अलग करने में मदद करती है। अल्जाइमर बीमारी के निदान में मदद करने के लिए स्पाइनल टैप के दौरान प्राप्त सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड (CSF) का विश्लेषण और पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी (PET) का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर CSF विश्लेषण में बीटा एमाइलॉइड का स्तर कम पाया जाता है और अगर PET स्कैन में मस्तिष्क में एमाइलॉइड या टाउ का जमाव दिखाई देता है, तो निदान अल्जाइमर बीमारी होने की ज्यादा संभावना हो जाती है। हालांकि ये जांच नियमित रूप से उपलब्ध नहीं है। अल्जाइमर बीमारी का निदान केवल तब किया जा सकता है जब मस्तिष्क के ऊतक का एक नमूना निकाला जाए और तब माइक्रोस्कोप के नीचे इसकी जांच की जाती है। फिर मस्तिष्क में बीटा एमाइलॉइड युक्त तंत्रिका कोशिकाओं, न्यूरोफाइब्रिलरी गुत्थी और बुढ़ापे की प्लाक से होने वाले विशिष्ट नुकसान को पूरे मस्तिष्क में देखा जा सकता है, विशेष रूप से नई याददाश्त के निर्माण में शामिल टेम्पोरल लोब के क्षेत्र में। सुरक्षा और सहायक उपाय: ऐसी दवाएं जो मानसिक कार्यकलाप में सुधार कर सकती हो। अल्जाइमर बीमारी के इलाज में भी जैसा कि सभी प्रकार के डिमेंशिया में होता है, सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के सामान्य उपाय शामिल होते हैं। इसके अलावा कुछ दवाएं मददगार हो सकती हैं। अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के परिजनों, दूसरे देखरेख करने वालों और स्वास्थ्य देखरेख में शामिल प्रैक्टिशनर को उस व्यक्ति के लिए बेहतरीन रणनीति पर बातचीत करनी चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। दर्द और किसी भी दूसरे किस्म के विकार या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे पेशाब के मार्ग में संक्रमण या कब्ज का इलाज किया जाता है। इस तरह के इलाज से हो सकता है डिमेंशिया से ग्रस्त लोगों में कार्यशीलता को बनाए रखने में मदद मिले। सुरक्षित और सहायक माहौल बनाना बहुत मददगार हो सकता है। सामान्य तौर पर वातावरण उज्ज्वल, खुशहाल, सुरक्षित, स्थिर और अनुकूलन में मददगार होने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। रेडियो या टेलीविजन जैसे कुछ स्टिम्युलेशन उपयोगी होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्टिम्युलेशन से बचना चाहिए। संरचना और रोजमर्रा के काम अल्जाइमर के मरीजों को अनुकूल रहने में मदद करती है और यह उन्हें सुरक्षा और स्थिरता की भावना प्रदान करती है। दिनचर्या या देखरेख करने वालों में कोई भी बदलाव होता है तो ऐसे लोगों को साफ तौर पर और सरल तरीके से इस बारे में समझाया जाना चाहिए। अल्जाइमर के मरीजों को नहाने, खाने और सोने जैसे रोजमर्रा के कामों को करने से याद रखने में मदद मिलती है। नियमित दिनचर्या का पालन करने से हो सकता है उन्हें रात को अच्छे से नींद आए। नियमित आधार पर निर्धारित गतिविधियां लोगों को सुखद या उपयोगी कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करके स्वतंत्र और उनका महत्व महसूस करने में मदद कर सकती है। ऐसी गतिविधियों में शारीरिक और मानसिक गतिविधियां शामिल होनी चाहिए। डिमेंशिया के बदतर होने पर गतिविधियों को छोटे छोटे भागों में विभाजित या सरल किया जाना चाहिए। डिमेंशिया से पीड़ित लोगों के लिए एक लाभकारी परिवेश बनाना। डिमेंशिया से पीड़ित लोग ऐसे वातावरण से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके लिए इस तरह के फीचर्स हो सकते हैं। आमतौर पर अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर बड़े साइन को सुरक्षा संबंधी अनुस्मारक के रूप में लगाया जा सकता है, जैसे स्टोव को बंद करना याद रखें, या स्टोव या बिजली के उपकरणों पर टाइमर लगाए जा सकते हैं। कार की चाबी छिपा कर रखने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है और दरवाजों पर डिटेक्टर लगाने से उन्हें कहीं इधर उधर निकल जाने से रोका जा सकता है। अगर कहीं इधर उधर निकल जाना समस्या है तो पहचान के लिए ब्रेसलेट या गले में हार उपयोगी होता है। परिचित डिमेंशिया से पीड़ित लोग आमतौर पर परिचित परिवेश में बेहतर काम करते हैं। किसी नए घर या शहर में जाने, फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित करने या नई पेंटिंग करने से भी परेशानियां हो सकती हैं। नहाने, खाने, सोने और अन्य गतिविधियों के लिए नियमित दिनचर्या स्थापित करने से डिमेंशिया से पीड़ित लोगों को स्थिरता का एहसास हो सकता है। एक ही आदमी के साथ नियमित संपर्क भी मददगार हो सकता है। अनुकूलन में सहायता के लिए योजना बनाना, एक बड़ा दैनिक कैलेंडर, बड़ी संख्याओं वाली घड़ी, रेडियो, बेहतर रोशनी वाले कमरे और नाइट लाइट अनुकूलन में मदद कर सकती है। इसके अलावा परिजन या देखरेख करने वाले डिमेंशिया से पीड़ित लोगों को बार बार याद दिलाते रह सकते हैं कि वे कहाँ हैं और क्या चल रहा है। आज हमने अल्जाइमर बीमारी की संपूर्ण जानकारी दी है। आशा है आप सभी को वीडियो समझ आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।